बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सऊद, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेट्स, उनकी टाइप्स, और उसके साथ साथ आज हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। लास्ट टाइम भी फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो ईएसटी का पेपर हुआ था 2024 का, उसमें सेट से क्वेश्चन भी था और उसके साथ साथ क्वाड्रेंट से क्वेश्चन भी लिया गया था। तो ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है सेट्स के अंदर। सबसे पहले तो आपने इसको डिफाइन करना है, देन उसके बाद सब सेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो सब सेट होते हैं उनकी टाइप्स, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, और उसके साथ साथ सिंगलेट्रॉन सेट क्या होता है, इसके साथ साथ इंटरसेक्ट, यूनियन, यूनिवर्सल सेट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में आप डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रिलेशन है, इसको पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि डिस्क्राइब एंड परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कंप्लीमेंटेशन। आपने इसको वेरीफाई भी करना है। तो ये रिलेशन आपके एग्जाम में आ सकता है। वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन अगर ए कंप्लीमेंट सेट हो तो दैट इज इक्वल टू द एम्प्टी सेट होता है। ये आगे जाके प्रूव भी करेंगे, आप इसको नोट कर लें एमसीक्यू के हवाले से। इसी तरह वो कहता है अगर ए यूनियन ए कंप्लीमेंट और ए यूनियन ए कंप्लीमेंट अगर होगा तो ये आपका यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। इसी तरह वो कहता है कि अगर आपका ए यूनिवर्सल सेट बी का, ए यूनियन बी का ओवरऑल कंपोनेंट जो होता है, ठीक है, कंप्लीमेंट जो होता है, ये इक्वल होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्ट बी के कंप्लीमेंट के इक्वल होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करें इसको। हो सकता है कि एग्जाम में इस तरह से एज इट ये रिलेशन आ जाए। इस तरह वो कहता है कि अगर ए इंटरसेक्ट बी जो है इसका कंप्लीमेंट हो तो ये बन जाता है, ये अपोजिट हो जाता है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो जाता है। तो ये चारों जो है इंपॉर्टेंट यानी कि रिलेशनशिप हैं जो आपने याद रखने हैं। ओके, इस तरह हम बात कर लेते हैं बेसिक। ये सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है कि सेट क्या होता है। दिस इज दी इन दिस वर्ल्ड देयर आर मैनी थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स विच एग्जिस्ट इन द कलेक्शन, और ये ग्रुप फॉर्म में होती हैं। वी यूज मैनी वर्ड्स इन आवर डेली लाइफ टू एक्सप्लेन द कलेक्शंस और ये ग्रुप्स। बेसिकली सेट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड दिस सेट कहते हैं। और वो जो हर मेंबर होता है, कलेक्शन मेंबर, कलेक्टिव मेंबर जो होता है आप कह सकते हैं, उसको कहते हैं एलिमेंट कहा जाता है। तो आगे जाके इसको पढ़ेंगे भी सही डिटेल में। तो ये इंपॉर्टेंट आ गया। सेट इज अ फंडामेंटल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट अलाउज अस टू ग्रुप्स ऑब्जेक्ट्स। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेस। तो इसकी जो हिस्ट्री है, ये सबसे पहले जॉर्ज कैंटर था, इसने कॉन्सेप्ट दिया था सेट का। मैथमेटिशियन था, ये जर्मन मैथमेटिशियन है। ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ सेट थ्योरी। इसने सबसे पहले जो सेट थ्योरी पेश की थी वो जॉर्ज कैंटर ने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इसी को ही क्रेडिट जाता है कि यानी कि आप कह सकते हैं कि सेट थ्योरी का जो फादर है वो जॉर्ज कैंटर है। ये नोट कर लें। इस तरह ज्योमेट्री का जो फादर है वो यूक्लिड है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल दे रहा है कि ज़ैन वेंट टू द मार्केट एंड बाय द सम एटम्स। तो ये आप देखेंगे तो ये पूरा जो है वो जितनी जितनी चीज़ें उसने एलिमेंट्स खरीदे हैं, बॉल पेन है, बैग है, बुक है, और उसके साथ रेजर है, तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ये एक सेट है। और इनमें से हर एक जो पार्ट है, रेजर है, ये बैग है, एक एक को अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं दिस इज द एलिमेंट कहते हैं, और ये पार्ट है एलिमेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ सेट, किसी भी सेट का। तो इस तरह ये सेट बी है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल हैं जस्ट। ये 7th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक है जो कि बेसिक चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप उस बुक को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप इसको डाउनलोड के पढ़ सकते हैं। ओके, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का नाम जो है ना वो कलेक्शन है। दिस इज कॉल्ड द सेट कहते हैं इसको। वेल डिफाइंड मीन कि आपका ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, और डिस्टिंक्ट मीन कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे से यूनिक होना चाहिए। ये ना हो कि अगर आपके दो एलिमेंट सेम हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ये डिस्टिंक्ट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अगर आपके पास यहाँ पे देख लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, फिर 1 आ जाता है, फिर 4 आ जाता है,
दिस इज नॉट द डिस्टिंक्ट सेट, ये सेट नहीं है, क्योंकि आपका 1 और ये 1 ये रिपीटेड है, सिमिलर हैं, ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इस वजह से जो है ये क्या है, दिस इज नॉट द सेट है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, रिपीटेड नहीं होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं नोटेशन ऑफ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स। आप अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, एलिमेंट्स वो आपके अल्फाबेट भी हो सकते हैं, आपके डिजिट भी हो सकते हैं, लेकिन उन डिजिट्स को आपने रखना होता है करली ब्रैकेट में। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू भी आ सकती है आपके एग्जाम में कि सेट जो है वो रिप्रेजेंटेड होता है किसका, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन इन दी करली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं इनको, और ये हर एलिमेंट जो है वो फिर सेपरेटेड किए जाते हैं बाय द कॉमा लगाया जाता है। जिस तरह यहाँ पे उसने लिखा है कि दिस इज द करली ब्रैकेट, ये उसने करली ब्रैकेट डाली है, यहाँ से भी करली ब्रैकेट है, ए लिखा है, फिर कॉमा बी है, फिर कॉमा सी है, फिर कॉमा डी है, दिस इज द सेट, इसको सेट कहते हैं। और ये हर जो मेंबर है ए बी सी और डी, दिस इज द, इसको कहते हैं मेंबर ऑफ सेट ए। और उस मेंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि रुकन जिसको कहते हैं उर्दू में, वो ये वाली साइन हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रुकन है। अगर आपके सेट में कोई एलिमेंट मौजूद है, इट मीन जिस तरह ये वाला है, ए हमारा सब सेट है, इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए बी सी हमारे क्या है, मेंबर्स हैं, रुकन हैं। हम इसको लिखेंगे कि ए इज द मेंबर ऑफ सेट ए, ये है लिखने का तरीका। अगर यहां पे मैं लिखूं कि ई लिखूं, ई इज द मेंबर ऑफ सेट ए, दिस इज नॉट द करेक्ट, मैं इसको इस तरह लिखूंगा, स्लैश लगाऊंगा कि इट मीन ई इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट ए, क्योंकि इसमें ई मौजूद ही नहीं है। ये है इसको लिखने का एक तरीका का, ठीक है। ये ई जो है इसका मतलब है कि आपका कोई ना कोई रुकन बिलोंग करता है सेट से, और ई नॉट का मतलब है कि वो बिलोंग नहीं करता। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल बातें हैं, कोई इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, जस्ट आप इसको अंडरस्टैंड करते जाए। अब एग्जांपल ले लेते हैं। वो आपके पास सेट है, ए सेट है 1 2 3 और 1, क्या ये सेट है या नहीं है, वही बात आ चुकी है, दिस इज नॉट द सेट, ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ये 1 है, इसमें एक और रुकन 1 है, रिपीटेड मेंबर्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आपका सेट नहीं होगा। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इज नॉट द डिस्टिंक्ट, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं रहा अब, ठीक है, क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है, ट्वाइस टाइम आ चुके हैं, तो ये सेट जो है ए इज नॉट अ सेट, इसको हम सेट नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट द सेट। ये इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब आ जाते हैं कि वो पूछता है कि विच आर सेट्स एंड क्रॉस, आपने क्रॉस लगाना, ये आपकी असाइनमेंट है कि कौन से एलिमेंट सेट को शो कर रहे हैं, कौन सा सेट नहीं है, तो यहाँ पे आपने टिक लगाना है। ए बी सी डी, यहाँ पे देखें डी 2 दफा रिपीट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगाऊंगा, दिस इज नॉट द सेट। यहाँ पे देखें ये ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है, सर्कल है, फिर उसके बाद स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगल है, चारों डिफरेंट है, तो मैं इसको करेक्ट करूंगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि दिस इज दी करेक्ट आपका सेट है। इस तरह डी पे देखें, रेड है, ब्लू, ग्रीन, ब्लू। अब यहाँ पे देखें ये ब्लू कलर और ये ब्लू कलर रिपीट हुआ है, तो ये सेट नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगाऊंगा, दिस इज नॉट दी सेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी देख लीजिएगा। स्किल प्रैक्टिस है, वो कहता है कि इफ A278 पुट ई आर ई नॉट इन द गिवन बॉक्सेस, क्या 2A का मेंबर है या नहीं है, रुकन है या नहीं है, यस, तो ये रुकन है, तो ये वाली साइन लगा दें। 6 देखें, 6 इस सेट में है, नहीं है, तो यहाँ पे आपने ये वाली साइन लगा के क्रॉस लगा देना ऐसे, दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट ए। 8 है या नहीं है, यस, 8 इज द मेंबर ऑफ ए। तो ये सिंपल यानी कि चीजें हैं जो आपने देखनी है। ओके, सम फैमिलीज ऑफ सेट्स, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिफरेंट सेट्स, कौन कौन से सेट्स हैं, तो सबसे पहले आपने देखना कि नेचुरल नंबर का सेट कौन सा है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट होते हैं, तो 1 2 3, तो ये दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल N से। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से और 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है W से, तो ये एक सेट है, आपने याद रखना, नोट करते जाएं। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का जो सेट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और उसमें प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 0 से +-1 +-2 और इन्फिनिटी तक चला जाता है। ऑड नंबर का सेट, ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, +1 -2 और फिर उसमें प्लस भी है माइनस भी है, तो ये आपका O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका ऑड नंबर हो गया। इवन नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 2 4, प्लस में भी और माइनस में भी, तो ये सेट हो गया। प्राइम नंबर्स ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको प्रीवियस क्विजेज में,
प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आपको अपने आप पे डिवाइड होते हैं, 1 पे डिवाइड होते हैं। तो ये आपका 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, दीज आर द प्राइम नंबर्स हैं, और इन्फिनिटी तक आप चले जाएं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार। तो ये आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे उसने कहा कि अगर आपका कोई सेट एम्प्टी है, उसमें कोई भी एलिमेंट, देयर इज नो एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, तो उसको हम जनरली या तो हम खाली करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर उसके लिए फाई का साइन होता है, ये भी खाली सेट को शो करता है। ठीक है, इफ अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बन सकती है। इफ अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, अगर किसी सेट में जस्ट एक एलिमेंट है तो उसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड द सिंगलीटॉन सेट कहते हैं। सिंगलीटॉन, सिंगल एलिमेंट उसमें मौजूद है तो इसको सिंगलीटॉन सेट कहते हैं। अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको हम कहते हैं दिस इज द एम्प्टी सेट कहते हैं, और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीक़ाकार है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सप्रेसिंग ऑफ अ सेट। सेट को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। सेट को जनरली लिखने के लिए 3 तरीके होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। एक को कहते हैं टेबुलर फॉर्म होती है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, और एक सेट बिल्डर नोटेशन होती है। टेबुलर फॉर्म ये होती है कि आपको प्रॉपर करली ब्रैकेट लगा के आपने डिजिट्स लिखने होते हैं कि व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिटन विद इन द करली ब्रैकेट, जब सारे के सारे आपके मेंबर्स या जो एलिमेंट्स हैं वो आपके करली ब्रैकेट में लिखे जाएं और कॉमा से सेपरेट किए जाएं, तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड नाउन एज टेबुलर फॉर्म, इसको कहा जाता है। जिस तरह ये वाली है जनरली आप लिखते हैं, वो नाम भी हो सकता है, वो डिजिट भी हो सकता है, वो अल्फाबेटिकली कोई लेटर भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर का होना जरूरी नहीं है। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट डज नॉट मैटर। ठीक है, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट चेंज हो जाए लेकिन एलिमेंट्स रिपीट ना हो, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट भले चेंज हो, कोई लेटर पहले हो कोई बाद में हो, नो प्रॉब्लम, वो सेट ही होगा। इस तरह एक फॉर्म होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि डिस्क्राइब करना। जिस तरह मेरे पास 5th क्लास की किताबों का सेट है, अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको करली ब्रैकेट में नहीं लिखा जा सकता। When all the elements of the set are described in the words, यानी कि अगर आप वर्ड की फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। जिस तरह ए है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल का सेट, यानी कि ये तो हम जस्ट डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसकी टेबुलर फॉर्म कैसे बनेगी। ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, 10, 15 और ये 20, 25, 30, तो इस तरह ये सेट बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 बन जाएगा। लेकिन ये कौन सा है, ये टेबुलर फॉर्म है। सेट ऑफ वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अगर आप इसकी टेबुलर फॉर्म बनाना चाहेंगे तो वोवल का A-E-I-O-U, ये इसकी टेबुलर फॉर्म बन गई। सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, इस तरह सेट ऑफ द फर्स्ट 5 सोलर मंथ, तो ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की टाइप में आ जाते हैं। थर्ड जो टाइप है दिस इज कॉल्ड द सेट बिल्डर नोटेशन, इसको कहते हैं, यानी कि डिफरेंट साइंस यूज करते हैं। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग द मैथमेटिकल नोटेशन हम यूज करते हैं, स्टेटिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स गिवन इन द सेट, दिस इज कॉल्ड द सेट बिल्डर नोटेशन, इसको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ए लेटर उसने लिखा है कि 0 + -2 + -4 + -6 + -8, अगर हम इसको एक्सप्रेस करें इन सेट बिल्डर नोटेशन में तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास क्योंकि ये x एलिमेंट्स हैं 0 + 2 -2, तो हम इसको x मेंबर है हमारा बेसिकली, a इज इक्वल टू दी x, फिर हम स्लैश डालते हैं x मेंबर ऑफ e फॉर इवन नंबर सेट, क्योंकि ये इवन नंबर का सेट है तो हम इसको इस तरह, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म में अगर हम ये लिखें दिस इज कॉल्ड दी सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। और अगर हम इसको खोल के ओपन करके लिखें तो ये हमारे पास जो है टेबुलर फॉर्म में ये वाला सेट आ जाएगा। तो इस तरह जो है कैलकुलेशंस आपकी आ सकती हैं कि आपको टेबुलर फॉर्म में सेट गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा जी बताएं इसका सेट बिल्डर नोटेशन कौन सी करेक्ट है। तो कुछ सिंबल्स आपको देखनी पड़ती हैं, याद रखनी पड़ती हैं। जिस तरह ये वाली जो सिंबल है, ये वाली, इसका मतलब है कि इज रीड एज सच दैट, ठीक है। और अगर ये वाली सिंबल यूज हो तो ये एंड को शो करती है, और अगर ये वाली सिंबल हो तो इसको हम और लिखते हैं, या और ये वाली सिंबल आपको पता है दिस इज बिलोंग टू दी, रोकन को शो करती है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये बी सेट है 0 1 2 3 4 5 और 15 तक है, इज एक्सप्रेस्ड इन द सेट बिल्डर नोटेशन में। जब हम इसको लिखेंगे
कि हमारे पास x इज द मेंबर ऑफ होल नंबर, w इज दी किसको रिप्रेजेंट करता है, होल नंबर को, और होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन अब होल नंबर सारे नहीं है, अगर तो यहाँ पे इन्फिनिटी तक होता तो हम जस्ट यहाँ तक लिख लेते, ये काफ़ी था। अगर इन्फिनिटी तक होता तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते x मेंबर ऑफ होल नंबर सेट, तो ये एनफ था। लेकिन क्योंकि 15 तक है तो हमने इसको क्लोज भी करना है। अब हम क्या लिखेंगे, x इज द मेंबर ऑफ w। यस, ये जो रिकन है इस ब्रैकेट में दिए गए हैं ये होल सेट से लिए गए हैं, और उसके साथ साथ एंड, ये वाला जो साइन है ये एंड को शो करता है। एंड जो मेंबर x है दिस इज द लेस देन 15 एंड इक्वल टू द 15, क्योंकि 0 से 15 तक है तो ये साइन का रिप्रेजेंट करने का एक एग्जैक्ट तरीका है। तो इस तरह आपने इसको फाइंड आउट करना होता है। तो ये एक्सरसाइज है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। जो कंसेप्ट आपको दिया है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपने खुद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। वेन डायग्राम पे आ जाते हैं। वेन डायग्राम भी सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट्स एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करने का सेट का एक तरीका है कि ए सेट है, बी सेट है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो पिक्चर को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा। इसमें हम सर्कल्स ऐड करते हैं, ओवल्स होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल्स ऐड करते हैं टू यूज टू मेक अ वेन डायग्राम। रेक्टेंगल इज यूज टू शो द यूनिवर्सल सेट एंड सर्कल आर या ओवल्स आर यूज टू शो द सेट्स अंडर द कंसिडरेशन होते हैं। ये जो हम इसमें यूज करते हैं रेक्टेंगुलर, ये जिस तरह ये वाली कंप्लीट, ये वाली बड़ी रेक्टेंगल यूज की गई है। ये रेक्टेंगल किसको शो करती है, ये आपकी यूनिवर्सल सेट को शो करती है। मीन इस सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये यूनिवर्सल सेट यही होता है ना कि किसी दूसरे सेट के सारे मेंबर उस सेट में मौजूद हो तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। अब यहां पे देखें, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ही है, क्योंकि ए सेट कंप्लीट और बी सेट कंप्लीट इस रेक्टेंगुलर डायग्राम के अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब है ए के जितने मेंबर्स हैं, बी के सारे मेंबर हैं, वो इस यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है, यानी कि यू में मौजूद हैं। ये है इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका कार। वेन डायग्राम इज ऑफन यूज्ड इन द मैथमेटिक्स बट इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन एवरीडे लाइफ टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। इसको हम कुछ इस तरह भी ले लेते हैं कि ये जॉन वेन था, 1834 से 1923 वाज द इन्वेंटर ऑफ वेन डायग्राम। तो ये आपने नाम याद रख लेना है, जॉन वेन ने ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। इन 1880 वेन डायग्राम वाज इंट्रोड्यूस बाय जॉन वेन। ये 1880 में वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं ये यूनिवर्सल सेट होता क्या है। मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी कर चुका हूं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये नोट करें जरा इसको। अ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट विच हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, यानी कि बाकी सेट्स के सारे एलिमेंट्स वो सारे के सारे अगर उस सेट में मौजूद हैं तो दिस सेट इज नाउन एज यूनिवर्सल सेट इसको कहते हैं, और इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। हमारे पास एक सेट ए है, ये सारे मेंबर 2 4 6 8 है, फिर एक और बी सेट है 1 2 3 5 7 8 है। अब यूनिवर्सल सेट अगर हम इनका बनाए तो कैसा होगा, ए और बी के सारे मेंबर हमारे यू सेट में होने चाहिए। अब आप देख लें कि सारे ए के मेंबर्स और सारे बी के मेंबर्स रिपीट नहीं करने, सारे के सारे यू में मौजूद हैं, तो इट मीन दिस इज नाउन एज यूनिवर्सल सेट कहते हैं इसको। ये है यूनिवर्सल सेट। और सेम इसी कॉन्सेप्ट को वेन डायग्राम में समझाया गया है कि देखें ये जो रेक्टेंगल है इसको यूनिवर्सल सेट का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि ए और बी सेट के सारे मेंबर ये सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास सेट हैं, ए एंड बी। ये किस में मौजूद है, रेक्टेंगल में मौजूद है। इट मीन ये हमारा जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट है, और ए और बी जो हैं ये हमारे डिफरेंट सेट्स हैं। ये है रिप्रेजेंट करने का तरीका वेन डायग्राम के थ्रू। फर्दर क्लियर हो जाएगा आपको वेन डायग्राम से। एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। वो कहता है ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स। वो कहता है यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए सेट है 1 2 5 और बी सेट है 3 4 5। अब यहाँ पे अपने कैसे वेन डायग्राम बनानी है और रिप्रेजेंट करना है, पहले तो ये बात देखें, क्योंकि आपके ए सेट के सारे मेंबर और बी सेट के सारे मेंबर इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, तो आपने क्या कर लेना है, आपने रेक्टेंगल बनानी है, सबसे बड़ी रेक्टेंगल, और इसको आपने नाम दे देना है यूनिवर्सल सेट का। यहाँ पे यू लिख दें लेफ्ट साइड पे।
अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये ए और बी के सारे मेंबर इस रेक्टेंगल में मौजूद हैं यूनिवर्सल सेट में, अब आपने ए का सर्कल लगाना है, बी का सर्कल लगाना है। अब यहां पे आप देखेंगे कि सर प्रॉब्लम ये है कि यहां पे आप देखें कि सर्कल सेपरेट सेपरेट है, डिस्टेंस पे हैं, यहां पे सर्कल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। यहां पे देखें ओवरलैप, यहां पे ओवरलैपिंग हो रही है। यस, यहां पे क्या इशू है, यहां पे ये इशू है कि बेटा आपने देखना है कि क्या ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं है, कॉमन तो नहीं है। तो यस, क्योंकि जो पहली एग्जांपल हमने ली थी उसमें कोई कॉमन नहीं था ए और बी का, लेकिन इस एग्जांपल में ए और बी में कॉमन एलिमेंट मौजूद है। कौन सा है, 5a में भी है, 5b में भी है। तो अब हम इसको इस तरह लिखेंगे कि ये जो कॉमन एरिया आ रहा है ये वाला ए, इसके हम इसके अंदर हम लिखेंगे 5 और बाकी अलग अलग लिखेंगे। 1 2 ए सेट के आ गए ये वाले, और इसी तरह यहाँ पे ये जो अनकॉमन है 3 4 ये आपके बाहर आ गए, ठीक है, और ये कॉमन में आ गया। और ये दोनों सेट ए और बी ये दोनों किस में मौजूद हैं, यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, तो वो रेक्टेंगल के अंदर हमने इसको ऐड कर दिया। दिस इज द करेक्ट वे एंड बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द वेन डायग्राम। ये है इंपॉर्टेंट तरीका का। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनती हैं यहां से। सेट्स आर क्लासिफाइड बाय हाउ मेनी एलिमेंट दे हैव एंड हाउ दे रिलेट टू ईच अदर। सबसे पहली हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी टाइप ले लेते हैं सबसेट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स आपके सेट बी में भी हैं, बी में हैं, देन सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी कहलाता है। यानी कि लेट कर लेते हैं, नीचे एग्जांपल गिवन है, वैसे ये ए सेट है जिसमें 1 2 3 मेंबर हैं, और वो कहते हैं अगर इस ए सेट के सारे मेंबर्स बी सेट में भी मौजूद हों तो हम कहेंगे कि ए इज दी सबसेट ऑफ बी, इसको लिखेंगे। और सबसेट लिखने का तरीका क्या होता है, उसकी सिंबल होती है यू को आपने ऐसे लटा देना है और नीचे आपने बार लगा देनी है। ये है सबसेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स वो किस में थे, बी सेट में थे, तो हम कहेंगे कि ए इज दी सबसेट ऑफ बी। और इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे कि ए इज दी सबसेट ऑफ बी, इस तरह लिखा जाएगा। ये है लिखने का तरीकाकार, वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल। अब सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ओके। चले मैं एक और एग्जांपल यहां पे दे देता हूं। लेट कर लेते हैं हमारे पास एक एक्स सेट है और इसको हम कहते हैं दिस इज द 2, दिस इज द 3। एक और सेट है वाई और इसको हम लिखेंगे, लेट कर लेते हैं हमारे पास है 2 3 एंड दिस इज द 5। और आपको पता है ए एक्स सेट के सारे मेंबर वाई में मौजूद हैं, तो मैं कहूंगा कि x इज द सबसेट ऑफ y। लिखोगे कैसे, x इज द सबसेट ऑफ y। ये है लिखने का एक तरीका कार, वेरी सिंपल। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। चले ये एग्जांपल क्लियर हो चुकी है, आगे चलते हैं सुपर सेट पे। एक और टाइप है सेट की, सुपर सेट। वो कहता है कि इफ अ सेट ए कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ए सेट बी सेट के सारे एलिमेंट रखता है, यानी कि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं। यानी कि अगर आपके पास एक ए सेट है वो रखता है बी सेट के सारे एलिमेंट, देन ए इज द सुपर सेट ऑफ सेट बी, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली एग्जांपल में मैंने कहा कि ए सेट के सारे मेंबर बी में मौजूद हैं, लेकिन अब इसका थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। वो कहता है कि जो आपके पास ए सेट है उसके पास जो मेंबर्स हैं, वो जो दूसरा सेट है उसके सारे मेंबर उसमें मौजूद हैं, तो हम ए सेट को बी के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, कहेंगे सुपर सेट है। तो इसको लिखने का तरीका, उसको हम ऐसे लिखते थे सबसेट को, लेकिन सुपर सेट को हम ऐसे यू डाल के आपने नीचे बार लगानी है। ये है सुपर सेट लिखने का तरीका। अब एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब सुपर सेट की क्या डेफिनेशन है कि सुपर सेट ए तब सुपर सेट होगा जिसमें दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स वो रखता हो। ए बी सी सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। अब ये ए जो है ये बी का क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। और इसको लिखेंगे ए इज द सुपर सेट ऑफ बी, इसको कहेंगे। इस तरह लिखने का तरीका है, वेरी सिंपल। अब सबसेट की 2 टाइप्स होती हैं। सबसेट की 2 टाइप्स हैं, यहां पे उसने दी हुई हैं। सबसेट क्या था, पहले मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं। सबसेट क्या था कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स, अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स आपके बी सेट में मौजूद हैं
तो इसको लिखते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी कहते हैं इसको। ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद है, दिस इज कॉल्ड द ए सबसेट ऑफ बी। अब इसकी फर्दर टाइप्स हैं कि एक को कहते हैं प्रॉपर सबसेट, एक को कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। अब क्या डिफरेंस है अभी क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ए सेट, अ सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट कहलाता है ऑफ सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कंटेन इन द सेट बी। ये तो हम ऑलरेडी सबसेट के एग्जांपल में आ गया, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में हैं तो उसको सबसेट कहते हैं। चलें ये भी हो गया, ओके हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी कि दूसरे सेट का ये वाला जो बी सेट है इसका एट लीस्ट अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट हो जो ए में ना हो, उसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट। क्योंकि सबसेट की एग्जांपल हमने ये पढ़ी थी, मैं यहां पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि एग्जांपल देके क्लियर, ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये ए सेट बना लेते हैं, यहाँ पे मार्कर यूज कर लेते हैं, कौन सा यूज करें जो आप कहें वही कर लेते हैं, नीला कर लेते हैं। ओके ये हमारे पास है ए सबसेट, ए को हम लिख लेते हैं, मैं एग्जांपल ले देता हूं 2 3 4 है। इसी तरह एक बी सबसेट ले लेते हैं, मैं इसको लिख लेता हूं 2 3 4, चलें 5 भी ले लेते हैं। क्या ये ए बी का सबसेट है बेटा, बताएं कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं और यही सबसेट की डेफिनेशन है, तो हम लिखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब इसी सबसेट की 2 टाइप्स हैं, एक का नाम है प्रॉपर सबसेट और एक का नाम है इम्प्रॉपर। अब ये मैं आपको समझा देता हूं ये क्या है। प्रॉपर सेट वो होता है, वो कहता है कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हों तो सबसेट है, लेकिन वो कहता है कि बी का एट लीस्ट एक, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इशू नहीं है। एट लीस्ट एक मेंबर ऐसा हो जो ए में ना हो, एक हो या 2 हो, जो भी हो। और ये जो सेट की मैंने एग्जांपल दी है ये आप बताएं, सब सेट तो है ही है, लेकिन इसके साथ ये कौन सा है, प्रॉपर सबसेट है। क्यों, क्योंकि बी का एट लीस्ट एक मेंबर ऐसा है जो ए में नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट है। सबसेट तो है लेकिन ये कौन सा प्रॉपर सबसेट है। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं जस्ट समझाने के लिए। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, यहां पे देख लेते हैं, ए ले लेते हैं 2 3 4, अब मैं बी ले लेता हूं, अगर मैं बी यही ले लेता हूं 2 3 4, क्या बताएं बेटा ये सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि ए के सारे मेंबर बी में मौजूद हैं। तो मैं कहूंगा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। बताएं क्या ये प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, प्रॉपर सेट की ये डेफिनेशन है कि ए के सारे मेंबर्स बी में मौजूद होने चाहिए, लेकिन बी का कम से कम एक मेंबर ऐसा हो जो ए में ना हो। बी के तो सारे मेंबर ए में भी मौजूद हैं, तो ये आपका प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल नहीं है। क्या इम्प्रॉपर है, यस ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन भी पूरी हो रही है, ए के सारे मेंबर बी में मौजूद हैं। और इम्प्रॉपर वो होता है कि जिसमें कोई भी ऐसा मेंबर बी का ना हो जो ए में भी ना हो, तो सारे के सारे बी के मेंबर भी ए में मौजूद हैं, तो सबसेट भी है, लेकिन इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके अब चलते हैं अगेन उसी पे आ जाते हैं। हाँ ओके, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट की मैंने बेस्ट एग्जांपल दी, आप इसको रीड कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। वो कहता है राइट 3 सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के आप 3 सबसेट लिखें। सबसेट क्या होने चाहिए, सबसेट क्या होते हैं, जिसके सारे के सारे मेंबर इसमें मौजूद हों। तो 3 सबसेट्स ऑफ ए क्या बनेंगे, खाली सेट ले लें, खाली सेट भी सेट ही होता है, खाली सेट बन सकता है 1 2 हो सकता है 0 1 2, ये सारे के सारे इसमें मौजूद हैं, इसके भी सारे के सारे इसमें मौजूद हैं, इसके भी सारे के सारे इसमें मौजूद हैं, तो ये सबसेट के एग्जांपल्स हैं। इस तरह आप इसके भी सबसेट बना लें। सबसेट बनाना तो वेरी इजी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो आप इजीली बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बजाते हैं कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों में डिफरेंस आप नोट कीजिएगा। चलिए मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा रश का है। ओके ये नीला है, ये भी नीला है। ओके
अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बज़ाहिरन तो कॉन्सेप्ट से ऐसे लग रहा है कि दोनों सेम सेट होंगे, एक इक्विवेलेंट सेट है, एक इक्वल सेट्स है। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट तब कहा जाता है इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो वो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। नोट कर लें इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो इक्विवेलेंट वी राइट। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ए और डबल एरो आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह लिखेंगे, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, चाहे एक सेट में आपके अल्फाबेटिकली हैं, दूसरे सेट में आपके नंबर्स ऐड कर दें, लेकिन मेंबर सेम होने चाहिए, 3 4 5 6 सेम होने चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। जिस तरह एग्जांपल दिए, यहां पे अल्फाबेटिकली हैं 5 हैं और यहां पे डिजिट्स हैं 5 हैं, तो मेंबर 5 5 है दोनों में, दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट है। नोट कर लें इसको। जिस तरह ये वाला एग्जांपल उसने दी है कि यहां पे देखें, यहां पे एग्जांपल ए में 3 मेंबर्स हैं और बी में भी 3 मेंबर्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट है। ये आमना अली 2 हैं, अली और आमना ये दोनों सेम है, तो आप देखें ये इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, सॉरी ये भी इक्विवेलेंट है, इसमें भी 2 हैं उसमें भी 2 हैं, तो ये भी इक्विवेलेंट बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इफ सेट ए एंड बी कंटेन द सेम एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपने नहीं देखना, अब सेम एलिमेंट्स का होना जरूरी है। देन ए एंड बी दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स, एज इट सेम होने चाहिए। सेम, अगर अल्फाबेटिकली ए आई ओ यू है तो दूसरे सेट में भी ए ई आई ओ यू होने चाहिए, तो सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहां पे देखें 2 3 5 7 9, ये भी 5 2 7 3 9 सेम एलिमेंट्स हैं, तो दीज आर कॉल्ड द इक्वल सेट्स कहते हैं। इक्वल 100% सिमिलरिटी, आप ऐसे कह लें कि अगर 100% सिमिलरिटी है दोनों सेट की तो उनको इक्वल सेट्स कहते हैं, और अगर नंबर सेम है, तादाद सेम है, तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। अब आ जाते हैं डिसजॉइंट सेट कौन सा होता है? डिसजॉइंट सेट वो सेट होता है जिसमें दोनों सेट में कोई भी मेंबर एक जैसा ना हो, उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। 2 और मोर सेट्स आर डिसजॉइंट इफ दे डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट्स, उनमें कोई भी ऐसा एक एलिमेंट भी ना हो जो सिमिलर हो। फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल दिया 3 5 8 9 की एग्जांपल, और इसमें भी देखें कोई भी एलिमेंट इस सेट का उधर नहीं है, उस सेट का इधर नहीं है, तो कोई भी सिमिलर एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों को कहेंगे डिसजॉइंट सेट। और डिसजॉइंट सेट हमेशा आपको पता है जब वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये देखें ए इधर लिखा हुआ है, बी स्पेस दे के लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि कॉमन ही नहीं है। अगर कोई में से कोई एक एलिमेंट कॉमन होता, लेट कर लेते हैं कोई और कॉमन होता, तो हम इस सर्कल को वेन डायग्राम में ऐसे लिखते, और जो कॉमन एलिमेंट होगा वो इस किस में ओवरलैपिंग में यहां पे लिखते, जहां पे जो भी एलिमेंट होता, और ये वेन डायग्राम में लिखे ऐसे लिखा जाता। ये है लिखने का तरीकाकार, ओवरलैपिंग सेट। यस, अब आ गई है वही कॉन्सेप्ट। ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं? जो कॉमन मेंबर रखते हैं, और वो कॉमन मेंबर आपका ओवरलैपिंग एरिया में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल ए सेट है 3 5 7 9, बी सेट है 3 4 6 9, तो यहां पे देखें 3 इधर भी है इधर भी है, 9 इधर भी है इधर भी है। अब देखें, अब आप जब ए और बी सेट लिखेंगे तो अब हम ओवरलैपिंग दिखाएंगे, इस तरह की ओवरलैपिंग दिखाई गई है। और कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? 3 और 9 है दोनों में, तो ये लिखे जाएंगे 3, ये है 9। ये है लिखने का तरीकाकार। दिस इज कॉल्ड द वेन डायग्राम। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। ओके, तो ये एक्सरसाइज है, ये आपने खुद करनी है, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी असाइनमेंट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपने खुद करना है बेटा। ओके, ऑपरेशंस ऑन द सेट, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट है, नोट करें एग्जाम के हवाले से। सेट्स के ऑपरेशंस, यूनियन निकालना, तकातो निकालना आपने उर्दू मीडियम में पढ़ा होगा। ठीक है, इंटरसेक्ट, यूनियन किस तरह फाइंड आउट करते हैं? वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम रिलेशन देख लेते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यानी कि उस सेट के एलिमेंट्स भी लिख के उस सेट के एलिमेंट भी रिपीट नहीं करने, बाकी तरतीब में सारे के सारे एलिमेंट्स ए सेट के भी बी के भी सारे किसी एक ऐसे सेट में लिख दें कि वो यूनियन बन जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रफ पे लेके चलता हूँ ताकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये क्लियर है ना, इमेज क्लियर है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सकती है। ये ए एलिमेंट है, लेट कर लेते हैं इसको, मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 5, चलें इस तरह लिख लेते हैं। और बी है सेट, इसको हम लिख लेते हैं 4 5 6 7 लिख लेते हैं।
अगर आपको कहा जाए कि बताएं जी ए सेट है, बी सेट है, आप इसका यूनियन फाइंड आउट करें तो इसको सिंबल लिखते हैं ए यूनियन बी, ऐसे लिखा जाता है। और ए यूनियन बी का क्या मीनिंग है कि ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स आपने इसमें लिखने हैं, लेकिन रिपीट नहीं करना। रिपीट कैसे नहीं करना, तरतीब में लिखने हैं। 1 ये आ गया, 2 भी आ गया, 3 देखें, यस 3 इसमें मौजूद है, 4 यहां पे मौजूद है, ये 4 लिख लें, 5 इधर भी है, इधर भी है, एक दफा आपने लिखना है, ये 5 हो गया, 6 है, 7 है। तो आप देखें कि इस सेट के अंदर ए के भी सारे मेंबर्स हैं, बी के भी सारे मेंबर हैं। दिस इज कॉल्ड दी ए यूनियन बी, इसको कहा जाता है। ये है लिखने का एक तरीकाकार। दोबारा चलते हैं उस फाइल पे। अब आपने ये एग्जांपल खुद सॉल्व करनी है, ए यूनियन बी कैसे लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको देख लीजिए। ओके, बाकी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो वही सेम तरीका। अगर आप इन दोनों सेट में से कोई कॉमन है तो वही कॉमन ले लें ओवरलैपिंग एरिया में और इसको नीचे लिख दें, दिस इज कॉल्ड दी ए यूनियन बी, ये शेडेड पार्ट होगा। ओके, अब आ जाते हैं इंटरसेक्शंस ऑफ सेट, इसको तकातो उर्दू में कहा जाता है और इसकी सिंबल ऐसे लिखी जाती है। यूनियन की सिंबल ये होती है, तकातो की सिंबल इंटरसेक्ट की ये वाली होती है। और यूनियन में सारे एलिमेंट्स कॉमन लिए जाते हैं जितने भी होते हैं, और तकातो में जस्ट और जस्ट तकातो में जस्ट और जस्ट कॉमन एलिमेंट्स हम लिखते हैं, जो इधर भी हो उधर भी हो, जो उस सेट में भी हो दूसरे सेट में भी हो, जस्ट वही एलिमेंट चूज करके हम लिखते हैं सेट में, और वो हमारा इंटरसेक्शन सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल ए सेट है 3 6 9 12 और बी सेट है 2 6 8 10 12। जब हम इसका इंटरसेक्ट लेते हैं ए इंटरसेक्ट बी, तो हम यहां से और यहां से वो एलिमेंट चूज करेंगे जो कॉमन होंगे। यूनियन में सारे लेते हैं, इंटरसेक्ट में कॉमन लेंगे। तो यहां पे आप देखें कोई है, यस 6 इधर भी है 6 इधर भी है, तो चूज करके लिख देनी, 6 आ गया। 9 इधर है उधर भी नहीं है, उधर नहीं है। 12 इधर भी है 12 इधर भी है, तो 12 आ गया। तो 6 और 12 जो है ये आपका बनेगा ए तकातो बी, ए इंटरसेक्ट बी। तो ये 6 और 12 लिखेंगे। और 6 और 12 कैसे, ये जस्ट शेडेड एरिया ये वाला है, कि यानी कि शेडेड पार्ट, ए तकातो बी शेडेड पार्ट में लिखा गया है, बाकी सारे का सारा शेडेड पार्ट नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है। ओके, तो ये है इसका लिखने का तरीका। अब आ जाते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। यूनियन सेट भी हो गया, तकातो सेट भी हो गया, डिफरेंस सेट क्या है? डिफरेंस वही है सेम, जिस तरह 5 - 3 होता है, 2 ले लेते हैं, तो इन सेट का भी उसी तरह का डिफरेंस होता है। कैसे लिए जाते हैं, इसको लिखा कैसे जाता है, पहले रिप्रेजेंटेशन पता है, a - b इस तरह लिखते हैं। अगर आपने a में से b के एलिमेंट निकाल दिए हैं तो डेफिनेटली a - b लिखेंगे, या फिर इसको दूसरा तरीका लिखने का है कि a/b इस तरह लिखा जाता है, ये भी a - b है। तो ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सेट a एंड b, दिस इज द सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट a दैट आर नॉट इन द सेट b। माइनस का मतलब यही होता है कि a - b का मतलब यह है कि a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है वो आपने लिखने हैं, जस्ट दिस इज द a - b, इसको कहते हैं डिफरेंस। एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। इफ a के एलिमेंट्स हैं, ये b के एलिमेंट्स हैं, अगर आपने a - b लेना है तो आपने कौन से लिखने, a के जस्ट वो एलिमेंट्स आपने लिखने हैं जो b में ना हो, वो a - b होगा। कौन से हैं, क्या 3 इधर है उधर नहीं है, उधर भी है नहीं लिखेंगे, 5 इधर है 5 इधर नहीं है 5 लिखेंगे। तो a - b जब बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि a - b है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है वो आपने लिखने हैं। तो 5 आपने चूज कर लिया क्योंकि b में नहीं है, 7 है उधर भी है, 9 इधर है उधर नहीं है, तो ये आपने 9 लिख देना है। तो ये है a - b का लिखने का तरीका कार। तो ये है, दिस इज कॉल्ड द a - b। अगर b - a लिखना है तो फिर आपने क्या लिखना है, अगर b - a है तो b के कौन से एलिमेंट जो a में नहीं है, अब आपने यहां से इस तरफ जाना है, चेक करना है b के कौन से एलिमेंट है। 1 उधर नहीं है, ये भी नोट कर लें, 3 उधर है, चलें इसको छोड़ दें, 4 उधर नहीं है, तो 1 4 और 11, 1 4 11, तो ये आपका b - a आ जाए। तो ये बहुत सिंपल है, वेन डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी तरीका बता दिया है। अब आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ सेट के एलिमेंट्स उसमें मौजूद होते हैं, दिस इज कॉल्ड दी यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो ये a सेट है, b सेट है, तो इसमें आपके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें ऐड कर दें, ये b होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे a के भी और b के भी सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं, दिस इज कॉल्ड दी यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब आ जाते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। इसको ऐसे लिखते हैं, अगर a का कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि u - a, ये नोट कर लें, a का कंप्लीमेंट मीन u - a। अब आपको क्लियर हो चुका होगा, u - a जब आ चुका है यूनिवर्सल सेट का, आपको पता चल चुका है सारे के सारे एलिमेंट्स सेट में मौजूद होते हैं,
u माइनस ए का मतलब है कि उस u के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, क्योंकि माइनस में आ रहा है, u माइनस ए डिफरेंस वाला सेट बन गया। अब तो चलें एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए। वो कहते हैं आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं और एक ए सेट है, आपने ए का कंप्लीमेंट निकालना है। कंप्लीमेंट मीन लिखने का तरीका आना चाहिए, ए कंप्लीमेंट मीन u माइनस ए। अगर b का कंप्लीमेंट होता तो हम लिखते हैं u माइनस बी सेट के एलिमेंट्स। तो अब a कंप्लीमेंट है u माइनस ए, यानी कि u के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो a में नहीं है, वही आपने जस्ट लिखने हैं। तो आप देखें कि 3 है, 4 है, 7 8 9, 3 4 7 8 9 ये एलिमेंट जो है वो आपके a में नहीं है, तो ये आपका बन जाएगा a कंप्लीमेंट इसको कहते हैं, या u माइनस ए कहते हैं, u माइनस ए, या इसको लिखते हैं a कंप्लीमेंट लिखते हैं। वेरी सिंपल, नॉट द कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है जी लिखने का तरीकाकार जो मैंने आपको समझा दिया है। तो ये सेट का कंप्लीट टॉपिक कवर हो चुका है। ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, टर्म्स अच्छे तरीके से रिवाइज करें तो इंशाल्लाह यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। अब हम एक और नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट्स। तो लास्ट टाइम 8 अगस्त 2024 को जो FGEIEST का पेपर कंडक्ट हुआ, वहां से क्वाड्रेंट से क्वेश्चन लिया गया था, जो कि बहुत सिंपल टॉपिक है। इसको भी समझ लें, हो सकता है कि आपके एग्जाम में अगेन ये क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए, तो इसको समझिए क्वाड्रेंट क्या होते हैं। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, आपने पढ़ रखा होगा, फिजिक्स वाले जल्दी ज़्यादातर पढ़ते हैं और केमिस्ट्री वाले। तो ये जनरली 3 डायमेंशनल सिस्टम जिसमें आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मैथ वाले, फिजिक्स वाले और साइंस वाले तो इससे फेमिलियर हैं। ये एक्स होता है, एक्स एक्सिस जिसमें पॉजिटिव पार्ट होता है, इधर से नेगेटिव होता है। इस तरह ये वाई एक्सिस होता है जो कि पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हैं वैल्यूज़, और यहाँ से नीचे वाई होता है जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे वैल्यूज़ जाती हैं। ठीक है, इसको हमने समझना है ज़रा क्वाड्रेंट का। तो इसके जनरली हम इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा रफ पे चला जाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी चले, कुछ बातें यहाँ पे कर लेते हैं फिर रफ पे भी चले जाएंगे। एक्सिस, तो इसमें जनरली 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कि हमने ये वाली रिप्रेजेंट की हुई है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। और एक वर्टिकल नंबर या वर्टिकल लाइन होती है जिसको वाई एक्सिस कहते हैं, ये बिल्कुल वर्टिकल यानी कि कॉलम की फॉर्म में जो वर्टिकल होती है इसको वाई एक्सिस कहते हैं, और जो रो की फॉर्म में होती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये नोट कर लें इसको। और ओरिजिन क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नंबर, जिस पॉइंट के ऊपर आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट का नाम है, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन कहा जाता है इसको। और ये 0 0 पॉइंट होता है ओरिजिन, क्या होता है? 0 0 पॉइंट होता है। अच्छा, यहाँ पे जब भी चलें इसको हम लिखते हैं 0 0 पॉइंट, इसमें जो फर्स्ट लेटर होता है आपका एक्स एक्सिस होता है और जो दूसरा होता है वो आपका वाई एक्सिस का लेटर होता है। ये भी आगे जाके आई थिंक नोटेशन आएगी तो पढ़ा दूंगा आपको। क्वाड्रेंट्स, द रीजन दैट आर डिवाइडेड इन द कार्टेशियन प्लेन इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स, दीज आर कॉल्ड द क्वाड्रेंट कहते हैं, यानी कि 4 इक्वल हिस्से, आप उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहा जाता है। यहाँ पे रफ पे चलता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर भी कर देता हूँ। ये वाले आप कह सकते हैं, यानी कि ये वाले पार्ट जब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिवाइड किया, 2 लाइनें लगाएं, तो आप देखें कि ये वाला पार्ट 1 2 3 और ये 4, इनको कहा जाता है क्वाड्रेंट कहा जाता है, और इनकी अपनी वैल्यूज होती हैं। ये क्वाड्रेंट इसकी प्लस प्लस होती है, इसकी जो है माइनस प्लस होती है, और ये माइनस माइनस होता है, और ये आपका प्लस माइनस होता है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहा जाता है। ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। और यही इंपॉर्टेंट है, साइन आपने समझ ली तो समझ ले कि यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। फर्दर मैं आपको क्लियर करता हूँ कि किस तरह ये आपने याद रखनी चीज़ें। ऑर्डर्ड पेयर पे आ जाएं, तो ये जनरली पॉइंट्स हम ऐड करते होते हैं कार्टेशियन प्लेन में। तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको एक्स कहते हैं और जो दूसरा होता है वाई कहते हैं। अगर आपको ये पेयर लिखा हो 2 5 पेयर लिखा हो, ये वाला पेयर, तो ये वैल्यू एक्स की होगी और ये वैल्यू जो होगी वो किसकी होगी? वाई की होगी, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। पहली एक्स दूसरी वाई, तो जो एक्स वाली वैल्यू इसको कहते हैं अब सीसा कहा जाता है।
ये नोट कर लें, हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाए। और y को कहा जाता है ऑर्डिनेट कहते हैं इसको, x को अबसीसा, y को ऑर्डिनेट कहा जाता है। ये इनके इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। अबसीसा x कोऑर्डिनेट को कहते हैं, जो ऑर्डिनेट होता है ये y कोऑर्डिनेट को कहते हैं। ओके हो गया। ओके यहां पे देखें तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है बेटा। दिस इज द क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसकी क्या है प्लस प्लस है, नोट कर लें इसको। सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है ये कौन सा होता है, ये आपका नेगेटिव माइनस माइनस होता है। और फोर्थ जो होता है ये आपका प्लस माइनस होता है। ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, कल को अगर एमसीक्यू आ जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए। प्लस प्लस का मतलब क्या है, ये वाला आपका x की वैल्यू प्लस, यहाँ पे y की वैल्यू प्लस, क्योंकि पहला x है दूसरा y होता है। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस, यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव। इसमें देखें पहला x है तो x की वैल्यू भी नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव अगर है तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू हो जाएगी। और अगर ये प्लस माइनस यहाँ पे है तो अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो आपका जो पेयर होगा वो आपका किस क्वाड्रेंट में जाएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपने ये चीज़ें याद रखनी होती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह से एग्जांपल दिए बताएं कि 2 6 पेयर किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आप खुद बता सकते हैं। प्लस प्लस कौन सा है, पहला प्लस x प्लस y प्लस, तो प्लस प्लस किस में था बेटा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ ताकि आप इजी हो जाए। ये देखें पहला क्वाड्रेंट प्लस प्लस फर्स्ट है, और ये है माइनस प्लस सेकंड, ये है माइनस माइनस थर्ड, और ये है प्लस माइनस, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपने बताना है क्वेश्चन कि इसका आंसर क्या आएगा। ये एग्जाम में आ सकता है कि 2 और 4 बताएं किस क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों प्लस प्लस हैं तो रफ पे चलते हैं, दोनों प्लस प्लस हैं तो किस में आएंगे, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इसका आंसर आएगा, वेरी सिंपल। सेकंड देख लेते हैं, 1 माइनस 5, यानी कि पहला प्लस है दूसरा माइनस है, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पेयर जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों माइनस माइनस हैं तो किस में जाएगा, चेक कर लें, थर्ड क्वाड्रेंट। किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये पेयर जाएगा। और लास्ट एग्जांपल है माइनस प्लस, तो पहले माइनस दूसरा प्लस, तो ये कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू जाएगी। तो ये सिंपल ट्रिक है इसको याद करने का, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके, प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन दी कार्टेशियन प्लेन, यानी कि आपने पॉइंट्स को प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन पे, तो कैसे करते हैं, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे इसने दिया हुआ है। जिस तरह एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको यहाँ पे। ओके, उसने कहा कि आप ना 4 1 को इस क्वाड्रेंट प्लेन के ऊपर ऐड करने के कहाँ पे ये नंबर जाना चाहिए। ये बेसिकली ग्राफ होता है, ये फिजिक्स वाले पढ़ते हैं, ग्राफ होता है, आपने इसको देखा होगा, ग्राफ होता है, उस पर आपने पॉइंट डालने होते हैं। पहले समझना है आपने कि देखें ये पहला पॉइंट है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव में रहना है आपने, दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं जाना, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपने उसमें ये वैल्यू ऐड करनी। कहाँ पे ऐड करनी है आपने नोट करना है, वैल्यूज की बने। पहले x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे देख लेते हैं, 4 प्लस का है तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, यस ये आपने चूज कर लेना, यानी कि ये 4 है, ये 4 है। अब निशान नहीं लगाना, जब समझा रहा हूं, तो 4 वैल्यू x की है। अब आपने देखना है y की किसकी है, y की 1 वैल्यू है, y का ये एक्सिस हमारा ये वाला है, 1 कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यानी कि x और y को दोनों को आपने सिमिलर जगह पे रखना है। तो यहां से इस लाइन पे चले जाएं और ये इस लाइन पे y, तो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे आपका बनेगा 4 1 बनेगा। ये है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब यहां पे है -3 एंड 4, x एक्सिस माइनस है, y प्लस में है, तो यहाँ पे -3 x एक्सिस, यहाँ पे चले जाएं, और y 4 है तो यहाँ पे ये वाला 4 है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा, यहाँ पे मिला लें। देखें ये -3 पे आ रहा है, इधर से +4 में आ रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका -3 4 बनेगा। तो ये है इसको क्वाड्रेंट में से जो पेयर्ड हैं उसको लिखने का तरीका। तो ये आज की डिस्कशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, आप इसको ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल केमिस्ट्री विद एमजेस को सब्सक्राइब भी करें। इस तरह की वीडियोस इंशाल्लाह आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।